नमस्कार दोस्तों, कुमार स्टडी सर्कल बिलासपुर में आप सबका स्वागत है। मैं सीजीपीएससी मेंस के चौथे पेपर को आज लेके आपके सामने हाजिर हूँ। चौथे भाग 4 का भाग 3, जिसमें अप्लाइड एवं व्यावहारिक विज्ञान से मैं 10 प्रश्न लेके आया हूँ। इससे पहले आप लोग जो नए हैं, जो मुझसे जुड़ रहे हैं, जिन्होंने मेरा वीडियो नहीं देखा वो देख सकते हैं पुराने वीडियो को। मैं बहुत सारे 10-10 क्वेश्चन वाले वीडियो डाला हूँ जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, भारत के आर्थिक वृद्धि हेतु सॉफ्टवेयर के विकास की क्या उपयोगिता है। दूसरा, नाभिकीय ऊर्जा का देश में विकास एवं उपयोगिता पर प्रकाश डाले। तीसरा, कीट नियंत्रण किस प्रकार किया जाता है। चौथा, जैव विविधता का महत्व बताइए। पांचवा, जैव विविधता के तप्त स्थल हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी से क्या तात्पर्य है। छठवां आप सामने क्वेश्चन है, छठवां, जैव विविधता संरक्षण से आप क्या समझते हैं। सातवां, ध्वनि प्रदूषण क्या है, इसका मानव पर क्या प्रभाव पड़ता है। आठवां, मृदा प्रदूषण के कारण दुष्प्रभाव और रोकने के उपाय बताएं। नौवां, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन क्या है, अपशिष्ट प्रबंधन की विधियां बताइए। और 10वां क्वेश्चन है, प्रदूषण के नियंत्रण में व्यक्ति की क्या भूमिका होनी चाहिए। चलिए सिलसिलेवार एक एक क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे क्वेश्चन आता है, भारत के आर्थिक वृद्धि हेतु सॉफ्टवेयर के विकास की क्या भूमिका है। तो आपको इसमें जो है, वैसे तो आपके लिए लिमिट होगा, लिमिट आपके सामने होगा, जिसमें होगा, मैंने यहाँ पर सबको कोई उसमें नहीं बांधा, पैमाने में नहीं बांधा, कोई सीमा में नहीं बांधा, बस मैंने आपको मटेरियल देने की कोशिश की कि इसके आधार पर छोटा बड़ा आप कर सकते हो। मैं ज़्यादा मटेरियल दिया हूँ यहाँ पर ताकि आपको छोटा कर सकते हो, और छोटा को बड़ा करना मुश्किल हो जाता है, बड़े को छोटा किया जा सकता है। कुछ आंकड़े को आपको ध्यान में रखना है, जिसको आपको वहाँ पर इंगित करना है। ज़्यादा रट्टा मारने की कोशिश मत कीजिए, केवल आंकड़े देखिए और उसको वहाँ पर अप्लाई कर दीजिए। तो भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाएं आईटी आईटीएस के क्षेत्र में पिछले दशक में जबरदस्त वृद्धि दर्ज की है। इसने पूरे दुनिया में प्रतिष्ठा हासिल की है और विश्वसनीय एवं लागत प्रभावी सेवाएं प्रदान करने में प्रसिद्धि पाई है। विश्व में आज भारत आउटसोर्सिंग गंतव्य के रूप में मान्यता प्राप्त कर चुका है। प्रमुख विकसित बाजार स्पष्ट लाभ हासिल करने और अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता के सुधार लाने के लिए भारत से सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाएं आईटी आईटीएस आउटसोर्स कर रहे हैं। भारतीय आईटी कंपनी ने विश्व भर में 600 से अधिक वितरण केंद्रों की स्थापना की है और 78 देशों के 200 से अधिक शहरों में उपस्थिति के साथ सेवाएं प्रदान करने में लगी है। राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के अनुपात के रूप में इस क्षेत्र का राजस्व वित्त वर्ष 1997-98 के 1.2% के मुकाबले वित्त वर्ष 2013-14 के बढ़कर 8.1% हो गई है। साल 2012 में 52% की तुलना में साल 2013 में करीब 55% की हिस्सेदारी के साथ भारत वैश्विक सोर्सिंग बाजार में अगुवाई करना जारी रखे हुए है। भारतीय आईटी आईटीएस उद्योग भारत के आर्थिक विकास के सबसे गतिशील क्षेत्रों में से एक है और एक के तौर पर उभर कर सामने आया और विश्व में भारत को नरम शक्ति सॉफ्ट पावर के रूप में मान्यता दिलवाने के लिए जिम्मेदार है। भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के अलावा आईटी आईटीएस उद्योगों के विभिन्न सामाजिक आर्थिक पैमाने जैसे रोजगार, रहन सहन के मानक विविधता में अपने लोगों के जीवन को सक्रिय प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष योगदान के जरिए प्रभावित किया है। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग आईटी आईटीएस सक्षम सेवाओं में भारत की अगुवाई की स्थिति के लिए रणनीतिक गतिविधियों का समन्वय, कौशल विकास कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करने, संरचनात्मक क्षमताओं को बढ़ाने और अनुसंधान एवं विकास में समर्थन कर रहा है। समझाने लायक इसमें कुछ नहीं था, केवल आंकड़े आपको देखना और कितना गमन किया है भारत आईटी सेक्टर में, ये सब आपको लिखने की जरूरत है। अब हमारे सामने एक क्वेश्चन आता है, नाभिकीय ऊर्जा का देश के विकास उपयोगिता प्रकाश डाले। यहाँ पर दो चीज़ों में, यहाँ पर विकास भी बताना, उपयोगिता भी बताना है। विकास आपको शॉर्ट में बताना होगा ऊर्जा का यहाँ पर, क्योंकि सब कुछ लिखोगे तो जगह नहीं बचेगा। तो भारतीय विद्युत उत्पादन आपूर्ति क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा एक निश्चित निर्णायक भूमिका है। किसी भी राष्ट्र के संपूर्ण विकास के लिए विद्युत का पर्याप्त और आबंधित आपूर्ति का होना आवश्यक है। विकासशील देश होने के कारण भारत की संपूर्ण विद्युत आवश्यकताओं का एक बड़ा भाग गैर पारंपरिक स्रोत से प्राप्त किया जाता है।
एक पारंपरिक स्रोत होता है, जैसे कोयला है, डीजल है, पेट्रोल है, ये सब पारंपरिक स्रोत कहलाते हैं। गैर पारंपरिक स्रोत जैसे पवन ऊर्जा हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, नाभिकीय ऊर्जा हो गया, आपका जल ऊर्जा हो गया, ये सब के हो जाते गैर पारंपरिक कहलाते हैं, जो कभी ख़त्म नहीं होंगे, क्योंकि पारंपरिक स्रोत द्वारा बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक दिन खत्म हो जाएंगे। भारत में नाभिकीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त की है। इसका श्रेय डॉक्टर होमी भाभा जहांगीर द्वारा प्रारंभ किए गए महत्वपूर्ण प्रयासों से किया जाता है, जिन्होंने भारतीय नाभिकीय कार्यक्रम की कल्पना करते हुए इसकी आधारशिला रखी। तब से ही परमाणु ऊर्जा विभाग परिवार के समर्पित वैज्ञानिकों तथा इंजीनियरों द्वारा बड़ी सतर्कता के साथ इसे आगे बढ़ाया गया है। आप भूमिका को छोटा भी कर सकते हैं। मेन मुद्दा में विकास में अगर हम बात करें तो विकास भारत में ने परमाणु युग में 4 अगस्त 1956 में उस समय प्रवेश किया जब देश के पहले परमाणु रिएक्टर अप्सरा का शुभारंभ किया गया। अनुसंधान उद्देश्यों के लिए हमारा द्वारा रिएक्टर साइदस कर्नाटक सहयोग से विकसित किया गया, जिसे 1960 में संचालित किया गया। परमाणु उपयोग में बिजली का निर्माण कार्य, परमाणु ऊर्जा के माध्यम से बिजली बनाने का काम अक्टूबर 1969 में उस समय शुरू हुआ जब तारापुर में 2 रिएक्टरों का सेवा में लाया गया। 2 रिएक्टर यहाँ पर लागू किए गए। भारत के द्वारा दूसरा परमाणु बिजली स्टेशन राजस्थान के कोटा के निकट स्थापित किया गया तथा इसकी पहली इकाई अगस्त 1972 में काम करना शुरू किया। भारत के तीसरा परमाणु बिजली घर चेन्नई के निकट कलपक्कम में स्थापित किया गया। यह देश का पहला स्वदेशी संयंत्र था। और देश का चौथा परमाणु बिजली घर गंगा नदी के तट पर नरोरा उत्तर प्रदेश में संस्थापित किया गया। वैसे अभी बहुत सारे बिजली घर बन चुके हैं, इतना देना संभव नहीं है। आप लिख सकते हो भारत में वर्तमान में पास 21 परमाणु रिएक्टर इकाइयाँ है। भारत गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश में परमाणु बिजली केंद्र है। ये केंद्र सरकार के अधीन है और वर्तमान में अप्रैल 2015 से जनवरी 2016 तक कुल बिजली उत्पादन में नाभिकीय ऊर्जा का भाग 30,869 मिलियन यूनिट है, जो लगभग 3.3% है। वर्तमान में कुल स्थापित क्षमता का 4,780 मेगावाट है और तथा 2022 तक 13,480 मेगावाट बिजली के उत्पादन की संभावना है या हो सकेगी। इसका लाभ क्या होता है? तो लाभ ये है, यूरेनियम के एक परमाणु के विखंडन से जो ऊर्जा मुक्त होती है वह कोयले के किसी कार्बन परमाणु के दहन से उत्पन्न ऊर्जा की तुलना में 1 करोड़ गुना अधिक है। माने एक छोटा सा आप यूरेनियम तोड़ोगे तो करोड़ों ऊर्जा आपको मिल जाएगी, जबकि मेरे को करोड़ों टन मेरे को जलाना पड़ जाएगा कोयला, जिसमें पर्यावरण को भी हानि होती है। परमाणु ऊर्जा के बहुत लंबे समय तक हमारी ऊर्जा संबंधी जरूरतों को पूरा कर सकती है या अन्य स्रोतों की अपेक्षा कम खर्चा पर ऊर्जा प्रदान करती है। सबसे अच्छा इसमें खर्चा बहुत कम बैठता है और परमाणु ऊर्जा कम मात्रा में हरित गृह गैसों को उत्पन्न करती है और प्रदूषण भी थोड़ा सा कम मात्रा में होता है। हाँ, हानि तो है, हानि का लिखने को लिखना पड़ेगा। एक बार विस्फोट हुआ, एक बार अनियंत्रित हुआ तो मुश्किल पड़ जाएगा, मानव का विनाश हो जाएगा। एक बहुत बड़ा हानि भी है। कीट नियंत्रण किस प्रकार किया जाता है, इस पर आपको लिखना होगा। तो कीट नियंत्रण से आशय कीट के रूप में, कीड़े के रूप में परिभाषित प्रजाति के नियंत्रण और प्रबंधन से, क्योंकि आमतौर पर उन्हें व्यक्तियों के स्वास्थ्य, परिस्थिति और अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक माना जाता है। कीट नियंत्रण के प्रकार कहते हैं जैविक कीट नियंत्रण होता है। जैविक कीट नियंत्रण प्राकृतिक परजीवियों और परभक्षियों का नियंत्रण एवं प्रबंधन द्वारा प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए मच्छरों का नियंत्रण करने के लिए अक्सर स्थानीय जल स्रोतों में बीटी बैसिलस थुरिनगेसिस MSP इंस्ट्रेलेसिस नामक एक बैक्टीरिया डाल दिया जाता है। आप साफ लिख दीजिए, कुछ बैक्टीरिया डाल दिए जाते हैं जो उसको मारते हैं, जो मच्छरों का लार्वा को संक्रमित करके नष्ट कर देते हैं। इस उपचार का कोई भी ज्ञात दुष्प्रभाव नहीं है और यह जल मानकों के लिए पूर्णतः सुरक्षित माना जाता है। प्रजनन क्षेत्र का उन्मूलन हो जाता है। उचित अपशिष्ट प्रबंधन और रुके हुए पानी की उचित निकासी कई कीटों के प्रजनन क्षेत्रों को उन्मूलन में सहायक होते हैं। खुले नाले विभिन्न कीटों के प्रजनन के लिए पर्याप्त स्थान के रूप में कार्य करते हैं। उचित सीवर प्रणाली के माध्यम से इस समस्या का निदान किया जा सकता है। नाली के द्वारा आप हटा दीजिए पानी को, कीड़े पैदा नहीं होंगे। जहरीला चारा भी है। जहरीला चारा चूहों का आबादी को नियंत्रित करने का आम तरीका जहर दे के मार दो। खेतों को जलाना, परंपरागत रूप से गन्ने कटाई के बाद खेतों को पूरी तरह जला दिया जाता ताकि कीटों या उनके अंडों को क्या किया जाए, नष्ट किया जा सके।
जहरीला स्प्रे है, विमानों, हाथों के उपकरणों या छिड़काव उपकरण धारण करने वाले ट्रंकों द्वारा जहर छिड़काव कीट नियंत्रण का एक आम तरीका है। प्राकृतिक नियंत्रण भी किया जाता है। कई वन्य जीव पुनर्वास, पुनर्गठन, कृंतक नियंत्रण के प्राकृतिक तरीकों को बढ़ावा देते हैं, जिससे अपवर्जन तथा परभक्षियों का सहायता लेना शामिल होता है, और जिसमें द्वितीयक विषाक्तता को पूर्णतः रोकने में मदद करती है। हम बोलते हैं जैसे सिंपल सा चील कौए होते हैं, चूहेलों को मार देते हैं, सांप होता है खेत में, चूहे खत्म कर देता है, ये प्राकृतिक रूप से भी इसको खत्म किया जाता है। जैव विविधता का महत्व बताइए। तो जैव विविधता सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जैविक विविधता के विभिन्न लाभों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। का परितंत्र सेवाएं, जैविक संसाधनों तथा सामाजिक लाभ के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। तो हमारा जैव विविधता, पहले तो समझ लो जैव विविधता माने जीवों की विविधता, अलग अलग जीव की प्रजातियां, ये अलग अलग प्रजातियां, अलग अलग विविधता इससे संबंधित है। तो इसका जब लाभ की बात करेंगे, महत्व की बात करेंगे, तो पहला है परितंत्री सेवाएं। जीवधारी मुक्त में ऐसी अनेक परिस्थितियां सेवाएं प्रदान करती है जो परितंत्र के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। अब जैसे हो जाएगा जल संसाधनों का संरक्षण, तो प्राकृतिक वनस्पतियां आच्छादन की सहायता से जल चक्रों को बनाए रखने के साथ बाढ़, अनावृष्टि, अकाल जैसी चरम परिस्थितियों के विरुद्ध बफर के तौर पर तथा जल अफवाह के नियमन व स्थायीकरण का सहायक होती है। पेड़ काट दोगे तो पानी नहीं बरसेगा, बाढ़ आ रहा तो पेड़ लोग ही रोकते हैं, बाढ़ के कटाव को रोकते हैं, भूमि कटाव को रोकते हैं। मृदा संरक्षण, जैविक विविधता मृदा का संरक्षण और नमी एवं पोषकों को बनाए रखने में क्या करती है, सहायता करती है। पोषकों का संरक्षण चक्रण भी है। परितंत्र वायुमंडल एवं मृदा में पाए जाने वाले पोषकों का पुनः चक्रण महत्वपूर्ण जैविक कार्य करता है। मैंने जो नाइट्रोजन चक्र है, ऑक्सीजन चक्र है, यह बहुत सारा खाद्य पदार्थ चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रदूषण में भी कमी करती है। परितंत्र में पारिस्थितिकी प्रक्रिया वायुमंडल में गैसीय संगठनों को बनाए रखने, अपशिष्ट पदार्थों का अपघटन, प्रदूषकों का निष्कासन महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आप पॉइंट भी लिख सकते हो अगर जगह कम हो। जलवायु स्थिरता में काम करती है। वनस्पति सूक्ष्म एवं बृहद स्तर पर जलवायु को प्रभावित करती है। बढ़ते हुए प्रमाण यह बताते हैं कि सघन वन जल वाष्प को एक स्थिर दर से पुनः चक्रण करके आसपास के क्षेत्रों को वर्षा को बनाए रखने में सहायता करती है। पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं में रखरखाव करती है। पक्षियों, परभक्षियों के विभिन्न स्पीसीज, कीट पीड़कों को नियंत्रित करने में सहायता करती है। आर्थिक एवं जैविक संसाधन में अगर महत्व की बात किया जाए तो खाद्य प्राप्त हो, रेशे, औषधि, ईंधन, लकड़ी, सजावटी पौधे, ये सब तो इसी से प्राप्त होते हैं। 5000 ऐसी पादप स्पीसीज मालूम है जिन्हें मनुष्यों द्वारा भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है। फसलों के सुधार के लिए प्रजनन सामग्री, उगाए जाने वाले फसलों, पौधों के वन सामग्रियों संबंधियों से बहुमूल्य जीन पाए जाते हैं जिनका फसल सुधार कार्यक्रम में अत्यधिक आनुवंशिक महत्व है। कुल मिला के ये मतलब है कि जंगली पौधे को जैसे हम गुलाब करते हैं, जंगली गुलाब में हम कलम लगा देते हैं अच्छे गुलाब, जंगली गुलाब में मरने की क्षमता कम होती है, वो जूझता है कीटों से। उसी प्रकार जंगली घास को हम इसको जीन को मिला के अच्छे वाले धान में मिला देते हैं ताकि उसमें कीट लगने की संभावना कम हो जाती है। इसमें हमको जैव विविधता का बहुत महत्वपूर्ण उपयोग हो रहा है। भावी संसाधन है। जैव विविधता का संरक्षण एवं नए जैविक संसाधनों खोज के मध्य एक स्पष्ट संबंध है। अपेक्षाकृत कुछ विकसित पादप स्पीसीज जो वर्तमान में उगाई जा रही है उन पर अत्यधिक अनुसंधान एवं चयनात्मक प्रजनन को उपयोग किया गया है। सामाजिक लाभ भी है। मनोरंजन तो मिलता है। वन्य जीव, राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य, बगीचे, एक्वेरियम मनोरंजन के मन बहलाने की दृष्टि से अत्यधिक मूल्यवान है और सांस्कृतिक मूल्य भी है। पादप प्राणी मानव सांस्कृतिक जीवन के एक महत्वपूर्ण भाग है। जैव विविधता का तप्त स्थल, हॉटस्पॉट्स और बायोडाइवर्सिटी से क्या तात्पर्य, एक क्वेश्चन पूछता है। इसका मतलब ये होता है, जो समझा रहा हूँ, जैव विविधता का तप्त स्थल क्या कहोगे तो मतलब जो खत्म हो जा रहे हैं, जो पेड़ पौधे खत्म हो रहे हैं, जो प्राणी खत्म हो रहे हैं, वही जो कम मात्रा में अगर पाए जा रहे भाई यहाँ पर उनको बचाओ, उनका संरक्षण करो। इससे तात्पर्य यही है। एक जैव विविधता हॉट स्पॉट एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ उच्च मात्रा में जैव विविधताएँ हैं जो मानव गतिविधियों द्वारा आवास की हानि का अनुभव करती हैं। कंजर्वेशन इंटरनेशनल के अनुसार जैव विविधता हॉट स्पॉट के लिए एक क्षेत्र के वेस्क्यूलर प्लॉट्स की कम से कम 1500 प्रजातियाँ दुनिया के कुल क्षेत्रफल का 0.5% प्रजाति के रूप में अवश्य होनी चाहिए वहाँ पर, और इसमें कम से कम 70% मूल आवास खो जाने चाहिए। मतलब 70% नष्ट हो जाने, कम से कम 30% बचे हो, ऐसे चीज़ को हम लोग शामिल करते हैं। यह अवधारणा सबसे पहले नॉर्मन मायर्स द्वारा 1988 में उच्च जैव विविधता और एडमिकता के क्षेत्रों में आवास के तेजी नुकसान के बारे में पारिस्थितिकी विधियों और पर्यावरण विधियों के बीच बढ़ती चिंता से उभरी थी।
एकता का अर्थ है एक प्रजाति केवल दुनिया के किसी विशेष क्षेत्र में रहती है यहाँ पर, जिसका सीधा सा अर्थ है यदि उसे वहाँ मिटा दिया जाता तो वह हमेशा के लिए खो सकता है। उदाहरण के लिए अब तक विलुप्त हो चुका डोडो पक्षी हिंद महासागर में एक छोटा सा द्वीपी मॉरिशस लिए एंडेमिक था। यहाँ पर हमारे यहाँ पर देख सकते हो, जैसे हम शेर की बात किया जाए, बब्बर शेर कहाँ पाए जाते हैं? एक तो दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं दुनिया में, और मात्र भारत में गिरी नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, जिसको बचाने का मुहिम चल रहा है और बचाया, और दुनिया में कहीं नहीं मिलता ये। एक क्षेत्र के जैव विविधता हॉट स्पॉट कब कहलाता है? इसके लिए उसे 2 सख्त मानदंडों को पूरा करना होगा जो पहले बताया चुका। इसमें कम से कम 1500 वेस्कुलेशर प्लॉट्स को एडमिक के रूप में होना चाहिए, और इसमें मूल प्राकृतिक वनस्पति 30% उससे कम होना चाहिए, मतलब 70% आवास खो दिया हो जाना चाहिए। भारत में अगर क्वेश्चन भारत में पूछ दिया जाए भारतीय जैव विविधता हॉट स्पॉट क्षेत्र बताइए, तो हमारे यहाँ पश्चिमी घाट आएगा। पश्चिमी घाट जिसे सह्याद्री पहाड़ियों का नाम से भी जाना जाता है, उत्तर से दक्षिण तक चलने वाली पर्वत श्रृंखला है और पश्चिम में अरब सागर से अलग है। भारत में 15,000 फूलों के पौधे प्रजातियों में से पश्चिमी घाट क्षेत्र में अनुमानित 4,780 प्रजातियाँ मिलती है। पश्चिमी घाट और श्रीलंका हॉट स्पॉट में कम से कम 6,000 वेस्कुलर प्लॉट्स की प्रजातियां, जिनमें से 3,000 से अधिक 52% एंडेमिक है। 80 से अधिक एंडेमिक पौधे जेनेरा भी है, जिनमें कई केवल एक प्रजाति है। इंडो बर्मा या पूर्वी हिमालय की बात किया जाए, यह पूर्वी बांग्लादेश से शुरू होता है और फिर ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिण में उत्तर पूर्वी भारत में फैला हुआ है। मिश्रित गीले सदाबहार, शुष्क सदाबहार, पर्णपाती और मोटेन जंगलों सहित इस हॉट स्पॉट में पारिस्थितिकी तंत्र के एक विस्तृत विविधता का प्रतिनिधित्व किया जाता है। इसके अलावा भारत बर्मा में विशिष्ट स्थानीयकृत वनस्पतियाँ संरचनाओं की एक विस्तृत विविधता होती है, जिसमें निम्न भूमि, बाढ़ के मैदानी मैंग्रोव और सीजनली ग्रासलैंड शामिल। मैंग्रोव वन क्या होता है? ये दलदली क्षेत्र में पाया जाता है और इनके जो जड़ी होती है नीचे से आकर ऊपर आ जाती है, जिसमें वो नाइट्रोजन को अवशोषित कर सके। इंडो बर्मा में 1,1260 से अधिक पक्षी प्रजातियां मिली है और इनमें से 60 से अधिक एंडेमिक है। हॉट स्पॉट लगभग 430 स्तनपायी प्रजातियां, 70 से अधिक प्रजातियां और 7 प्रजातियां एंडेमिक है। इंडो बर्मा दुनिया में ताजे पानी कछुओं के साथ उच्चतम विविधता का भी समर्थन करता है। 53 प्रजातियों जो दुनिया की प्रजातियों में से 1/5 हिस्से का प्रतिनिधित्व करती है। इंडो बर्मा उन पहले स्थानों में से एक थे जहाँ मानवों ने कृषि विकसित की थी और कृषि के अन्य जरूरतों के लिए भूमि के साफ करने के लिए अग्नि का उपयोग करने का लंबा इतिहास रखता है। हमारे पास एक और आता है जैव विविधता संरक्षण से आप क्या समझते हैं? माने जैव विविधता का संरक्षण आप किस प्रकार करते हैं, यहाँ पर आपको वर्णन करना है, बताना है। संरक्षण प्राकृतिक संसाधनों का योजनाबद्ध प्रबंधन, ताकि प्राकृतिक संतुलन जैव विविधता को बनाए रखा जा सके। इसमें प्राकृतिक संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग भी शामिल है, जिसके अंतर्गत संसाधनों का उपयोग इस प्रकार किया जाए कि वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके तथा भविष्य की पीढ़ियों के लिए पर्याप्त हो। जैव विविधता के जो विधियाँ हैं, 2 प्रकार की विधियाँ, यथास्थिर संरक्षण या असंस्थातिक संरक्षण विधि कहते हैं। असंस्थातिक माने उस आवास को जस के तस रहे, उसको इधर उधर मत करो यार, ये सिंपल सी बात है। इस विधि के अंतर्गत प्रजातिक संरक्षण उसके प्राकृतिक आवास और मानव द्वारा निर्मित परितंत्र में किया जाता है जहां वह पाई जाती है। इस विधि में विभिन्न श्रेणियों के सुरक्षित क्षेत्रों का प्रबंधन विभिन्न उद्देश्यों से समाज के लाभ हेतु किया जाता है। सुरक्षित क्षेत्र में राष्ट्रीय पार्क है, अभ्यारण्य, जैव मंडल, रिजर्व आदि प्रमुख है। भारत ने यथास्थल संरक्षण में उल्लेखनीय कार्य किया। देश में कुल 89 राष्ट्रीय पार्क है, 41 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल फैले, जबकि देश के कुल 500 अभ्यारण्य जो कि लगभग 120 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैले हैं। देश में कुल 17 जैव मंडल रिजर्व। नीलगिरी जैव मंडल रिजर्व भारत का पहला जैव मंडल रिजर्व था, जिसकी स्थापना सन 1986 में की गई थी। यूनेस्को ने भारत का सुंदरवन को रिजर्व, मन्नार की खाड़ी एवं रिजर्व तथा अगस्थमल जैव मंडल रिजर्व विश्व जैव मंडल रिजर्व दर्जा दिया है। बही स्थल संरक्षण या असंस्थानिक संरक्षण मतलब है एक स्थान से दूसरे स्थान संस्थापित कर दो यार, उसको सिंपल सी मतलब 2 प्रकार से किया जाता है। यह संरक्षण विधि जिसमें प्रजातियों का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास के बाहर, जैसे वनस्पतिक वाटिकाओं, जंतुशालाओं, आनुवंशिक संसाधन केंद्रों, संवर्धन संग्रह आदि स्थानों पर किया जाता है। इस विधि द्वारा पौधों का संरक्षण सुगमता से किया जा सकता है। विशेष करके जंतु का नहीं, पौधों का संरक्षण करते हैं। इस विधि में बीज बैंक, वनस्पतिक वाटिका, उत्तक संवर्धन, आनुवंशिक अभियांत्रिकी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जहां तक फसल आनुवंशिक संसाधन का संबंध है, भारत ने बही स्थल संरक्षण में भी प्रशंसनीय कार्य किए। जीन कोश में
34,000 से ज़्यादा धान्य फसलों, गेहूं, धान, मक्का, जौ, जई और 22,000 दलहनी फसलों का संग्रह किया गया है, जिन्हें भारत को उगाया जाता है। इस तरह कार्य पशुधन, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन के क्षेत्र में भी किया गया है। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है, इंपॉर्टेंट वीडियो, फिर भी देखते रहिए। यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं लिखने का आपके क्षमता के अनुसार। मैं अपनी तरफ से यहाँ पर आपको मटेरियल देने की कोशिश कर रहा हूँ। ध्वनि प्रदूषण क्या है, इसका मानव पर क्या प्रभाव, अपने से लिख सकते हो, मटेरियल है आप देख सकते हो। या अनियंत्रित, अत्यधिक तीव्र और असहनीय ध्वनि को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण तीव्रता का डेसिबल इकाई मापा जाता है। कारण है शहरी गांव, किसी त्यौहार, उस समय राजनीतिक दलों के चुनाव प्रचार में लाउड स्पीकरों का अनियंत्रित इस्तेमाल हो रहा है। अनियंत्रित वाहनों का विस्तार, उनके कारण इंजन का हार्न के कारण बचते रहते हैं। औद्योगिक क्षेत्र में ध्वनि क्षमता का पावर, सायरन, हार्न, मशीनों के द्वारा होने वाले शोर और जनरेटर, डीजल पंप आदि प्रदूषण। इसका प्रभाव क्या होता है? ध्वनि प्रदूषण प्रभाव श्रवण शक्ति माने सुनने की शक्ति कमजोर होना, सिर दर्द, चिड़चिड़ापन, उच्च रक्तचाप, ब्लड प्रेशर अथवा स्नायुविक मनोवैज्ञानिक दोष उत्पन्न होने लगते हैं। लंबे समय तक ध्वनि प्रदूषण प्रभाव से स्नायुविक परेशानी बढ़ जाती है। ध्वनि प्रदूषण से हृदय गति बढ़ जाती है, जिससे रक्तचाप, सिर दर्द, अनिद्रा जैसे अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। और नवजात शिशुओं का स्वास्थ्य पर ध्वनि प्रदूषण का बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे कई प्रकार के शारीरिक विकृतियाँ उत्पन्न हो जाती है। गैस्ट्रिक, अल्सर, दमा जैसे शारीरिक रोग और थकान, चिड़चिड़ापन मनोवैज्ञानिक कारण भी प्रदूषित करते हैं। अपने से आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगा आपको। इसी प्रकार एक मृदा प्रदूषण के कारण दुष्प्रभाव रोकने को उपाय बताया। मैं नाभिकीय प्रदूषण पिछली बार पूछ चुका है, जल प्रदूषण को भी पूछ चुका है, इसलिए मैंने को दोनों को हटा दिया। जो पिछली बार पूछ चुके हैं उसको पूछने की संभावना कम हो जाती है। मृदा प्रदूषण से अभिप्राय जमीन का जहरीले, अवांछित और अनुपयोगी पदार्थों की भूमि में विसर्जित करने से, क्योंकि इसमें भूमि का निम्नीकरण होता है तथा मिट्टी की गुणवत्ता प्रभावित होती है। लोगों को भूमि के प्रति बढ़ती लापरवाही के कारण भूमि प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। मृदा प्रदूषण कारण क्या है? मृदा प्रदूषण का मुख्य कारण आप जानते हैं, कृषि उर्वरकों, रासायनिक कीटनाशकों का अधिक प्रयोग हो रहा है। औद्योगिक इकाइयों, खानों और तथा खदानों द्वारा निकले ठोस कचरे का विसर्जन होता है। भवनों और सड़कों आदि के निर्माण ठोस कचरे का विसर्जन है। कागजों तथा चीनी मिलों से निकलने वाले पदार्थों का निपटान जो मिट्टी द्वारा अवशोषित नहीं हो पाते हैं। प्लास्टिक के थैलियों का अधिक उपयोग जमीन को दबकर नहीं गलती है। घरों, होटलों, औद्योगिक इकाइयों द्वारा निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ का निपटान, जिससे प्लास्टिक, कपड़े, लकड़ी, धातु, कांच, सिरेमिक, सीमेंट आदि सम्मिलित है। प्रभाव क्या हो रहा है इसका? तो कृषि और भूमि की कमी होती जा रही है। भोज प्रदातक स्रोतों को दूषित करने के कारण स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। भूस्खलन होने की हानियाँ हो रही है और जल तथा वायु प्रदूषण तो हो रही है। उपाय भी आप लिख सकते हो इसमें कि फसलों के छिड़कने लिए बिजली दवाओं का प्रयोग प्रतिबंधित किया जाए। गांव तथा नगरों का मैल, गंदगी एकत्रित करने के लिए उचित स्थान होना चाहिए। कृत्रिम उर्वरकों के स्थान पर परंपरागत खाद का प्रयोग करो। खेतों में पानी की निकासी की उचित व्यवस्था की जाए। वनों को विनाश पर प्रतिबंध लगाया जाए और बाढ़ नियंत्रण के लिए योजना बनाई जाए। ऐसे कुछ नियंत्रण उपाय आप लिख सकते हो। एक क्वेश्चन आता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन क्या है? अपशिष्ट प्रबंधन की विधि बताइए। ये जो कचरा कूड़ा होता है ना, ठोस अपशिष्ट, प्लास्टिक है, कचरा है, इसी को ठोस कहते हैं, ठोस अपशिष्ट कहते हैं। अब इसको प्रबंधन में, इसको उचित जगह में आपको क्या करना है, इसको निपटारा करना है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का आशय अपशिष्ट एकत्रित करने, उसको उपचार हेतु उचित प्रक्रिया अपनाने से। सरल शब्दों में कहा जा सकता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का एकमात्र अर्थ अपशिष्ट को एक मूल्यवान संसाधन के रूप में बदलने और उसको उपयोग करने से। अपशिष्ट प्रबंधन की विधियां क्या है? एक है लैंडफिल, मैंने गड्ढा खोदो, डाल दो यार उसको। यह वर्तमान में अपशिष्ट प्रबंधन हेतु उपयोग लाने वाला सबसे प्रचलित विधि है। इस विधि में शहरों के आसपास खाली स्थानों अपशिष्ट एकत्रित किया जाता है। ऐसा करते ध्यान रखा जाता है कि वह क्षेत्र को अपशिष्ट एकत्रित बार डिस्टर्ब कर रही है, मिट्टी से ढक दे ताकि प्रदूषित बचाव किया जा सके। इंसिनरेशन होता है क्या है? इस विधि से अपशिष्ट को उच्च तापमान तब तक जलाया जाता है जब तक वह राख में न बदल जाए। अपशिष्ट प्रबंधन विधि के व्यक्तिगत, नगरपालिका, संस्थाएं के स्तर पर किया जा सकता है। इस विधि सबसे अच्छी बात है कि अपशिष्ट की मात्रा को 20 से 30% तक कम कर देता है। हालांकि यह विधि अपेक्षाकृत काफ़ी महंगी है। इसके अलावा है यूरोलिसिस भी होता है। इस अपशिष्ट प्रबंधन की इस विधि के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट को ऑक्सीजन की उपस्थिति के बिना रासायनिक रूप से विघटित किया जाता है। ऑक्सीजन को उपस्थिति के बिना करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और प्रदूषण नहीं फैलेगा। ये भी एक अच्छी विधि है जिसके द्वारा आप क्या कर सकते हो, अपशिष्ट को खत्म किया जा सकता है।
अब आप प्रदूषण के नियंत्रण के व्यक्ति की क्या भूमिका होनी चाहिए, लास्ट क्वेश्चन है। तो एक चीज़ है, पर्यावरण प्रदूषण के लिए निस्संदेह कौन जिम्मेदार है, मानव ही जिम्मेदार है, और पूरी तरह से इसे मानव द्वारा ही अंकुश लगाना होगा, क्योंकि मानव ही पर्यावरण को क्या करता है, नीचा दिखाता है। निम्नलिखित पहलुओं से क्या पहलुओं के अवलोकन द्वारा प्रदूषण को हमारे द्वारा कम किया जा सकता है। तो व्यक्तिगत वाहनों के उपयोग को कम करना और बड़े पैमाने पर परिवहन सुविधाओं का उपयोग करना है। परिवहन सुविधाओं का उपयोग करना है, बड़े पैमाने बैटरी एट्री वाला करो, बैटरी संचालित वाहनों का उपयोग करना और स्थायी ऊर्जा का उपयोग करना है, सौर ऊर्जा का उपयोग करना और कोयले और गैर नवीकरण संसाधनों के उपयोग को रोकना है। यहाँ पर चीज़ों में ग्रीन बिल्डिंग का निर्माण करना और ग्रीन आर्किटेक्चर सिद्धांतों का पालन करना होना चाहिए। सभी अवसंरचना परियोजनाओं ऊर्जा संरक्षण के अनुरूप जो भी ऊर्जा संरक्षण हो सके उसका प्रयोग कीजिए। ऊर्जा, पानी और अपशिष्ट जल उत्पादन को कम करने के लिए बिल्डिंग ऑटोमेशन और नियंत्रण का उपयोग करना चाहिए, और ड्रिप और ऐसी अन्य रूढ़िवादी लेकिन सफल सिंचाई तकनीकी को क्या करना है, लागू करना है। इसके बाद अपने ढंग से भी आप लिख सकते हो। ये मेरा वीडियो था जिसको आपने देखा। वीडियो आज बहुत लंबा हो गया, ये मेरी मजबूरी थी, मैं आपको पूरा बताना चाहता था, पूरा देना चाहता था। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो, देखते हो, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।